हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका न्यू एज कोचिंग में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे लेक्चर्स अपलोड तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऑडियो वर्जन के हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार ये पोएम पढ़ा देते और इसकी समरी भी बता देते। ये कविता है, यह है भारत देश हमारा, और ये हिंदी की किताब है परिवेश, क्लास 8 के लिए। पर्टिकुलरली ये रिक्वेस्ट मेरे पास में सेंट जेवियर के स्टूडेंट से आई है। ये किताब परिवेश ये और भी स्कूलों में चल रही होगी, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसकी बाकी सारी कविताएं और जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज है वो मैं आपके सामने में डिस्कस करूंगा। मैंने नोटिस किया है कि अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी में, तो मैंने ये चैलेंज उठाया कि आई विल बी हेल्पिंग यू। तो ये कविता देश प्रेम से भरी हुई है। इसमें देश प्रेम की बातें हैं, देशभक्ति की बातें हैं। भारत देश हमारा आप समझ सकते हो, तो इंडिया इज आवर कंट्री। तो ये जो भारत देश हमारा है ये किन किन मामलों में खास है, किस तरीके से ये दुनिया के बाकी देशों से बेहतर है। हमारे देश में जो पुराने ऋषि मुनि रहे हुए हैं, हमारे देश में जो धर्म ग्रंथ रहे हुए हैं, हमारे देश में जो गंगा नदी बहती है, ये जो हिमालय पहाड़ है, तो कुल मिलाकर के इसके जो लेखक हैं सुब्रमण्यम भारती जी, उन्होंने इस देश का गुणगान किया है, मातृभूमि का गुणगान किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पहले आपको जरा सा कवि सुब्रमण्यम भारती जी उनका परिचय दे दूं, फिर हम लोग कविता को पढ़ेंगे और मैं उसकी समरी भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि कवि परिचय में लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम भारती तमिल साहित्य के सशक्त कवि थे। तमिल साहित्य, तमिलनाडु है ना, तो हमारे देश के सदर्न रीजन में तमिल भाषा का प्रयोग होता है, तो ये उस भाषा के कवि थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तिरुनेलवेली गांव में हुआ था। वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए वहाँ के राजा ने उन्हें भारती नामक उपाधि दी थी। तो ये जो उपाधि है भारती, आप देख सकते हो कि ये भी भारत शब्द से जुड़ा हुआ है। इनकी कविताओं में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम और भक्ति के दर्शन होते हैं। और सिर्फ कविताओं में ही नहीं, इनकी पर्सनालिटी में, इनके व्यक्तित्व में भी। और लोग कहते हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रभक्त कवि थे, और वो समाज सुधार में भी विश्वास रखते थे। ही वॉज ए सोशल थिंकर ऑल्सो। और 11 सितंबर 1921 को इनका निधन हो गया था। तो ये है हमारे कवि महोदय का परिचय। कवि महोदय का नाम था सुब्रमण्यम भारती। कविता पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी समझ लो, ताकि ये कविता पढ़ने में, समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कुछ शब्द आएंगे। उत्तुंग, तो उत्तुंग का मतलब है बहुत ऊंचा। प्लवित, प्लवित का मतलब है भरी हुई, है ना, तो नदियाँ, तालाब ये सब के सब पानी से भरे हुए होते हैं ना। सकल का मतलब है होल, सारा। उपनिषद, आप जानते हो कि हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, वेद और उपनिषद, तो उपनिषद का मतलब यहाँ पर है श्रुति धर्म ग्रंथ। ये धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें पहली बार में किसी ने लिखा नहीं, ये बोल करके सिखाया गया, है ना। ऋषियों ने अपने शिष्यों को, शिष्यों ने फिर से अपने शिष्यों को बोल करके सिखाया। और इसमें हम लोग वैदिक पीरियड की बातों के बारे में जानते हैं। ये हमारे वैदिक साहित्य का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्वर्णिम तो आप समझ सकते हो, गोल्डन। जब हम लोग किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे तो कहेंगे कि भाई वो गोल्डन है। तो हमारे भारत का जो इतिहास है वो स्वर्णिम रहा है। एक समय में हमारा देश सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो स्वर्णिम का मतलब है सुनहरा, सर्वोत्तम, आप समझ सकते हो, इट मीन्स बेस्ट, सबसे उत्तम। आगे भी कुछ शब्द आएंगे, जैसे कि विघ्न, विघ्न का मतलब है प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब है टाइनी, छोटा होना। ओछे, ओछे का मतलब होता है हल्के, छोटे, खराब। तो कभी कभी हम लोग एक शब्द रीजनल भाषा में इस्तेमाल करते हैं नीच,
है ना, नीच होना, छोटा होना, निगेटिव सेंस में है ये, है ना। कदली, कदली केला को कहते हैं संस्कृत भाषा में। दूध के लिए भी क्षीर शब्द का इस्तेमाल होता है संस्कृत में। और उत्कर्षमयी आप समझ सकते हो, उत्कर्ष होना, प्रसिद्ध होना, ये मतलब होता है। तो कौन सी चीज उत्कर्षमयी होगी? जो श्रेष्ठ होगी, जो दूसरों से बेटर होगी, है ना, ये चीजें। तो ये शब्दार्थ इसलिए हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये इस कविता को पढ़ते समय, उसकी चर्चा करते समय काम आने वाले हैं। अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। तो पहले तो एक बार आप देखोगे कि यहाँ पे कविता परिचय में क्या बात लिखी हुई है कि हमारा देश भारत अनुपम और अद्भुत है। अनुपम, आप इसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल, है ना। यहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं भरी हुई हैं। तो प्राकृतिक संपदा का मतलब है कि पहाड़ होना, मिट्टी का होना, नदी का होना, जंगल का होना, और इसके साथ साथ में प्राकृतिक संपदा में वो चीजें भी आती हैं जो जमीन के नीचे हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं ना हमारे यहाँ, लोहे, है ना, आयरन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, गोल्ड, डायमंड, कोल, ये सारी की सारी चीजें, यह धन्य धान्य से परिपूरित है। तो हमारे पास में मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। नदियों की वजह से पानी की कमी नहीं है। जंगल है तो जंगल में जंगली जानवर भी हैं। हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ है, आप समझ सकते हो। तो खेती भी भरपूर होती है। और हमारे देश का जो इतिहास है वो अलौकिक शक्तियों से जुड़े हुए वीरों के बारे में, महारथियों के बारे में बताता है। अर्जुन के बारे में बताता है ना, कर्ण के बारे में बताता है, कृष्ण के बारे में बताता है, राम के बारे में बताता है, ऋषि मुनियों के बारे में। तो हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों की परंपरा ही रही है। वेद, पुराण और उपनिषद जैसे महान ग्रंथ हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण है। इसी वजह से कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री इंडिया है, ये दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। और आजकल एक बार फिर से हमारी सरकार इसे साबित करने में लगी हुई है कि वी आर द विश्व गुरुज, है ना। हम लोग क्या हैं? विश्व गुरु हैं। तो इस बात को फिर से साबित करने की कोशिश हो रही है। और मैं चाहता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स से कि आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि पढ़ाई करके टेक्नोलॉजी में, करियर में आगे बढ़ोगे और सही मायनों में इस देश को एक बार फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में हेल्प करोगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन करोगे ना। मैं आपके जवाब कमेंट्स में यस के तौर पर सुनना चाहता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ा सा व्याकरण के बारे में भी बातें हैं, तो मैं देखूंगा, मेरे पास में समय बचता है तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। अब हम लोग सीधे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे एक्सरसाइज है। नदियों के नाम लिखे हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो आपको क्या लिखना है? आप चाहो तो गूगल की मदद ले लो, विकिपीडिया की मदद ले लो। अगर घर में कोई बड़ा भाई बहन है, मम्मी पापा, या टीचर से भी पूछ सकते हो अगर नहीं पता हो तो, कि आखिर ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। मैं एक के बारे में बता देता हूँ कि गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से। और गंगोत्री कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर का समूह है, उसके पास से निकलती है। और ये सारे ग्लेशियर हिमालय पर्वत पर मौजूद हैं, है ना। तो गंगोत्री अगर आपको दर्शन करना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जगह है जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं जो पिघल करके सालों भर हमारी पवित्र गंगा नदी को पानी देते रहते हैं। तो गंगा नदी के पानी का स्रोत वहाँ है और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज जो है जहाँ पे कविता लिखी गई है। तो कवि कहते हैं कि चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन
कल कल जलधारा, है ना। ये तो पहला शब्द है उत्तुंग। उत्तुंग आपने देखा ही है शब्दार्थ में, इसका मतलब होता है ऊंचा। तो आप जानते हो ना कि हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये कितना ऊंचा है। और हिमालय के साथ में ही तो है माउंट एवरेस्ट, जिसे हम दुनिया का सबसे ऊंचा पीक बोलते हैं। एक शब्द यहाँ पे है नगराज, जिसको समझने में आप लोगों में से कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। सो वी विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, नग, है ना, और राज। तो नग का मतलब होता है बेशकीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन, है ना। और प्रीशियस स्टोन हमारे पास कहाँ होते हैं? तो अक्सर आप घर में देखोगे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग ना अंगूठियां पहनते हैं, और उनकी अंगूठियों में आप तरह तरह के प्रीशियस स्टोन नग लगे हुए देख सकते हो। उसमें आप हीरा देख सकते हो, मोती देख सकते हो, गोमेद देख सकते हो, पुखराज देख सकते हो। और कभी मार्केट में ज्वेलरी स्टोर से पूछ करके देखना कि इसकी कीमत कितनी है। राज का मतलब होता है राजा, तो नगों का राजा, है ना। ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उसका राजा, ये उपमा दी है कवि ने हिमालय पर्वत को, कि ये जो इतना ऊंचा हिमालय है, ये नगराज हमारा है। जोड़ नहीं धरती पर, इतना ऊंचा पर्वत इस पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। ये बात कहते हैं कवि कि ये नगराज हमारा है। आगे वो ये भी कहते हैं कि इसी नगराज से, इसी हिमालय से, गंगोत्री से जो गंगा नदी बहती है ना, जो हमेशा पानी से भरी हुई रहती है। और उसके पानी को क्या लिखा है कवि ने? उन्होंने लिखा मधुरस। गंगा नदी की महत्ता, गंगा नदी के पानी को उन्होंने ऐसे वर्णित किया है जैसे कि वो हनी हो। गंगा नदी के पानी की विशेषता जानते हो ना आप, कि उसे इतना पवित्र माना जाता है कि लोग पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ही जब कहते हैं कि कोई आदमी जिसके प्राण निकल रहे हों, जो डेथ के करीब हो, तो वो स्वर्ग में जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, ऐसी कुछ बात हो, तो उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं। और गंगा जल के साथ में केमिकल फैक्टर भी है। कहते हैं कि ये पानी कभी भी इस पानी में सड़न नहीं होती, इसमें बदबू नहीं होती। ये बात मैंने भी महसूस किया है। मैं एक बार ऋषिकेश गया था, तो मैं वहाँ से एक बोतल पानी लेकर के आया था, और मैंने देखा था कि इवन आफ्टर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स, इसके पानी में किसी भी तरह की बदबू नहीं थी। तो उसका कारण है कि गंगा नदी जिस रास्ते से बह करके हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है, तो उसके रास्ते में ना बहुत सारे गंधक के पहाड़ भी हैं, जड़ी बूटियों के भी पहाड़ हैं, जिस पर तरह तरह के हर्ब्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें गंगा नदी के पानी में मिल जाती हैं, जिससे गंगा नदी का पानी ऐसा होता है कि उसमें सड़न नहीं होती, जर्म्स पैदा नहीं होते। एक शब्द यहाँ पर कवि महोदय ने लिखा है कि पावन। पावन का मतलब होता है पवित्र, है ना। इंग्लिश में इसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज होली। तो हम लोग होली बुक्स किसे बोलते हैं? रामायण को, महाभारत को, गीता को, वेद को। उसी तरह से नदियों में होली, पवित्र, पावन नदी कहा गया है गंगा नदी को। कवि लिखते हैं कि सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। सम्मानित होना समझते हो ना आप? रिस्पेक्टेड, अवार्डेड, है ना। और सकल का मतलब है होल, पूरे विश्व में, पूरे संसार में। महिमा, है ना, जिसकी तारीफ, पॉपुलैरिटी, प्रेज कह लो, कि ऐसे अमर ग्रंथ, ऐसी किताबें जिसका पूरी दुनिया में मान सम्मान है, सभी लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं। वो देश हमारा ही है जहाँ पर वेद जैसे पवित्र ग्रंथ हैं, उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथ रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि भाई ये जो देश हमारा है, इसमें इतने अमर ग्रंथ, वेद और उपनिषद रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया पढ़ना चाहती है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। तो गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। तो इन खूबियों की वजह से कवि कहते हैं कि भाई हम अपने देश की तारीफ में, इसको प्रेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, हम अपने देश को गोल्डन कंट्री मान करके इसका गुणगान करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, इसकी इज्जत बढ़ाएंगे।
और दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश से आगे है? तो हमारा देश तो सबसे अच्छा है ना? तो आप देख रहे हो ना कि किन किन बातों के जरिए कवि सुब्रमण्यम भारती जी हमारे देश की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या क्या एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि यह है भारत देश हमारा महारथी। महारथी आप जानते हो ना। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि पहले के ज़माने में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो वो घोड़ों से होती थी, रथ के जरिए होती थी, हाथियों के जरिए होती थी, है ना, तलवार भाला ये सब चलाया करते थे लोग। उस समय बंदूकें और ये तोप तो नहीं हुआ करती थी ना। तो उस समय वीर लोगों को, सैनिकों को, जो कि श्रेष्ठ होते थे, जिनकी प्रसिद्धि होती थी, उन्हें महारथी कहा जाता था। तो यही कह रहे हैं कवि कि ये भारत देश हमारा ऐसा है जहाँ पर कई महारथी वीर पुरुष हुए हैं। यह है देश मही का स्वर्णिम ऋषियों ने तप किए जहाँ पे। तो ये देश ज्ञान का खजाना रहा है ना। इस मामले में भी ये गोल्डन रहा है क्योंकि यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया, है ना। आपने आगे चल कर के सुना होगा ना कि गौतम बुद्ध ने भी तपस्या किया था, भगवान महावीर उन्होंने भी तपस्या किया था। और पुराने आप ऐसे समझ लो ना कि आजकल के समय में जैसे साइंटिस्ट लोग कॉमन लाइफ से अलग थलग रह करके जैसे वो रिसर्च किया करते हैं, रिसर्च, तो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वैसे ही तपस्या करते थे। तो हम लोग तपस्या को किस चीज के साथ जोड़ करके देख सकते हैं? हम लोग तपस्या को आजकल के समय में रिसर्च के साथ में टैली करके देख सकते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं। अब ये भी बात है कि आजकल के समय में जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनके पास में बहुत सारे साइंटिफिक अपरेटस होते हैं, साइंटिस्ट की टीम भी हुआ करती है। लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को सोलो करनी होती है। तो जो तपस्या, जो रिसर्च अकेले की जाएगी उसे हम तपस्या कह सकते हैं। तो हमारा देश जो है वो बड़ा गोल्डन रहा है क्योंकि यहाँ पर पुराने जमाने में कई सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्या की थी और तपस्या करके उन्होंने नई नई जानकारियाँ, ज्ञान हासिल किया, जिसे उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ शेयर किया। कवि इसमें नारद जी की भी चर्चा करते हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो देवताओं के मैसेंजर के तौर पर काम करते थे। और अक्सर हम अगर किसी टीवी सीरियल में, मूवी में या किसी धर्म ग्रंथ में नारद जी के बारे में सुनते हैं तो उनके हाथ में एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है और वो गाते रहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण शब्द क्या है? नारायण शब्द भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। तो नारद जी विष्णु जी की चर्चा करते फिरते हैं, गुणगान करते फिरते हैं। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। और कहते हैं कि एक समय ऐसा था और आजकल भी हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं कि जब हमारा देश में हर तरह की चीजें सर्वश्रेष्ठ बना करती थी। चाहे भी जिस भी चीज की बात कर लो, हथियार बनाने की बात कर लो, है ना, धर्म ग्रंथ लिखने की बातें कर लो, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें कर लो। साइंस टेक्नोलॉजी की बात की मैंने तो मैं आपको बताता हूँ कि रामायण के बारे में सुना है ना, और रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा है। वो पुष्पक विमान जो रावण के पास था और जब राम रावण को हरा देते हैं तो उसके बाद में उसी पुष्पक विमान पर वो और उनके बाकी सारे अनुयायी, सीता जी, हनुमान जी और सभी लोग बैठ करके उससे वो अयोध्या वापस लौटते हैं। और पुष्पक के बारे में क्या एक खास बात है पता है? कि वो इतना बड़ा विमान था, इतना बड़ा एरोप्लेन था उस समय का। कहते हैं कि उसमें सीट्स कभी भी फुल नहीं होते थे, चाहे जितने भी लोग बैठ जाएं, एक आदमी के बैठने की गुंजाइश हमेशा रहती थी। सो दैट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द पुष्पक विमान, है ना। ये इतना स्पेशल हवाई जहाज था। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बाकी आपने रामायण महाभारत में तरह तरह के बाण के बारे में सुना होगा ना, ब्रह्मास्त्र की चर्चा सुनी होगी ना। तो कई सारे बाण वगैरह जो हैं जो धनुष से चलाए जाते थे
उन्हें हम आजकल के समय में अग्निबाण कह लो या मिसाइल्स के साथ में, रॉकेट के साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं। तो फिर वापस हम लोग कविता पर आते हैं, जिसमें कवि आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। भयभीत होने का मतलब क्या है? डरा हुआ। और विघ्न का मतलब क्या है? विघ्न का मतलब है प्रॉब्लम्स के साथ में, कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना, जितने भी तरह का संकट आ जाए, हम लोग घबराएंगे नहीं, है ना, हम लोग भयभीत नहीं होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, किसी से हीन ना होंगे। कवि कहते हैं कि भाई हम दूसरों के कंपैरिजन में कभी भी दलित दीन नहीं रहेंगे। दीन होने का मतलब है गरीब होना, और दलित होने का मतलब है कमजोर होना, कि दूसरा हमें एक्सप्लॉइट कर सके, हमें दबा सके। और हीन होने का मतलब है कमतर होना, इन्फीरियर होना। तो कवि ये फिर से प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं, अब वो जमाना नहीं है, और हम लोग किसी भी तरह से दूसरों से इन्फीरियर नहीं होंगे, ऐसा कहते हैं कवि। हम दूसरों से सुपीरियर होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। तो फिर से कहते हैं कवि, क्षुद्र का मतलब होता है टाइनी, छोटे छोटे, है ना, कि हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं सोचनी है, और कभी भी हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए छोटा काम नहीं करेंगे, नीच काम नहीं करेंगे, हम तो बड़े बड़े काम करेंगे। और फिर वो अपने देश की जमीन को, मिट्टी को पुण्य भूमि कहते हैं, कि जहाँ पर जन्म लेने से ही हमें पुण्य मिलता है, हम स्वर्ग के भागीदार हो सकते हैं। और उन्होंने भारत देश को भारत माता, मातृभूमि को भारत माता कह करके संबोधित किया है। फिर वो कहते हैं कि हम बाकी दुनिया की भीख नहीं लेंगे, हम बाकी दुनिया के भरोसे नहीं रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, है ना, हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, ऐसा कहते हैं कवि सुब्रमण्यम भारती। आत्मनिर्भर, तो आजकल अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बातें चल रही है ना, बिल्कुल चल रही है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बढ़िया हथियार क्या है? आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बढ़िया हथियार है एक अच्छा स्टूडेंट बनना, नॉलेजेबल बनना। अगर आपके पास में जानकारी है तो आप आत्मनिर्भर बनोगे, है ना, ये बात होती है। फिर आखिरी 4 लाइनों में कवि कहते हैं कि मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा मही है। मही का मतलब यहाँ पर है धरती माता, है ना, कि ये जो हमारी धरती है भारत देश की भूमि है, मातृभूमि, कि हमारे देश की जो मिट्टी है, हमारे देश की मातृभूमि, ये जो है ये हमें जरूरी सारे सामान देती है। हमें अनाज भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, धन धान्य की कमी नहीं है, वो तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं। मिश्री, है ना, आप जानते हो वो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। मधु आप जानते हो जो कि हनी है। मेवा आप जानते हो जिस कैटेगरी में हम ड्राई फ्रूट्स को रख सकते हैं। और फल तो आप जानते ही हो। तो हमारी धरती, मातृभूमि इतनी अच्छी है कि हमें इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। फल फूलों में केले का नाम लिया गया है, चावल की बात है, अन्य भी बाकी सारे जो अनाज हैं वो सब के सब हमें मिलते हैं। क्षीर का मतलब है दूध से, है ना। और सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। तो अपने देश की दूध को, है ना, कवि महोदय क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। तो यहाँ पर वो अपने मातृभूमि की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई हमें मिश्री मधु मेवा फल सारी चीज़ें इस धरती से मिलती हैं। हर तरह के फल, हर तरह के अनाज और दूध की कोई कमी नहीं है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह ज्ञान हमारा, कौन करेगा समता इसकी। मतलब हमारे देश की बराबरी कौन करेगा। समता का मतलब क्या है? आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं बार बार इसके साथ में ऐसे वाले वर्ड्स भी इंग्लिश में लिखता रहा हूँ। इक्वलिटी, महिमा में आप समझ रहे हो कि जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हो, बहुत प्रसिद्ध हो।
आर्य भूमि। तो अब बच्चों, आपको जान करके शायद सुखद आश्चर्य हो कि एक समय में हमारे देश हिंदुस्तान को आर्यावर्त भी कहा जाता है ना। तो आर्यों की भूमि है। उत्कर्षमयी आप समझ रहे हो, जिसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, पॉपुलरिटी बढ़े, दुनिया में नाम बढ़े। तो कभी यहाँ पर फिर से कहते हैं कि भाई ये जो हमारा देश है, इसका पूरी दुनिया में डंका बजेगा, है ना। इसके नाम की चर्चा होगी, हमारे देश के ज्ञान की चर्चा होगी। और दुनिया में कौन ऐसा देश है जो हमारे इस देश की बराबरी करेगा। जितना महिमामय देश ये हमारा है, जितना प्रसिद्ध, जितना पवित्र, जितना इनरिच्ड हमारा ये देश है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि इस कविता में कवि सुब्रमण्यम भारती जी ने हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का भरपूर गुणगान किया है। चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की बातें हों, चाहे यहाँ के संत ज्ञानी लोगों की बातें हों, चाहे हमारे देश में जो हिमालय पर्वत हैं, मिनरल्स हैं, नदियाँ हैं, उसकी बात हो, चाहे हमारे देश के संत महात्माओं की बात हो, यहाँ पर उगने वाले अनाज की बात हो, तो कवि महोदय ने इसकी खूब सारी तारीफ की है। और ये तारीफ वाजिब भी तो है, हमारे देश में सचमुच ऐसा कुछ है। अच्छा, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस कविता को सपोर्ट करती हुई ये तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। आप देख रहे हो ना कि कैसे इस पर्वत से एक नदी निकल रही है। तो एक्चुअली में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ का कि गंगा नदी हमारे देश में कैसे हिमालय पर्वत से निकलती है। कवि परिचय मैं बोल चुका हूँ। यहाँ पर श्रुति लेख में जो वर्ड्स हैं वो संयुक्ताक्षर हैं, तो जो लोग भी अपना हिंदी अच्छा रखना चाहते हैं उन्हें ये वर्ड्स रिपीट करने चाहिए। सवालों के जवाब तो आसान हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप बच्चों में से जिन बच्चों को भी कभी भी अगर क्वेश्चन आंसर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं कमेंट्स देखना चाहूँगा। अगर 10 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी एक सेपरेट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस सवाल पर जिसके लिए मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना था। तो एक्चुअली में एक बड़े प्यारे स्टूडेंट्स ने, नाम बता दूँ, उसका नाम है अभिनय। तो उसकी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार आप इसे पढ़ा देते और इसकी समरी भी हमें समझा देते, ताकि मैं आगे से कविताओं की समरी लिखना सीख जाऊँ। तो मैं अब आपको इस कविता की समरी, इसका सारांश जो मैंने तैयार किया है वो पढ़ करके सुनाऊंगा। आई थिंक यू वुड लाइक इट। तो कविता की समरी ये है। यह है भारत देश हमारा। सारांश में मैंने लिखा है कि यह एक राष्ट्र प्रेमी कवि की देशभक्ति की भावना से भरी हुई कविता है, जिसमें मातृभूमि का गुणगान और वंदना की गई है। कवि भावपूर्ण शब्दों से बताते हैं कि हमारा देश अनुपम और अद्भुत होने के साथ प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। प्राकृतिक विशेषताओं में पर्वतराज हिमालय और पवित्र नदी गंगा की चर्चा है। कवि देश की ज्ञान संपदा, वेद और उपनिषदों का बखान करते हैं कि ये ग्रंथ धर्म, नीति और विज्ञान के भंडार हैं, जिसका दूसरे देशों में कोई जोड़ नहीं। कवि देश के महारथी वीरों, सन्यासियों और ऋषि मुनियों की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने इस देश को प्रसिद्धि दिलाई। कवि कहते नहीं थकते कि हम कई मामलों में अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बहादुर हैं, हम समृद्ध हैं, दूसरे देशों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। आखिरी पंक्तियों में कवि जोर देकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे देश में धन धान्य और खनिजों की भी, इन सब के साथ साथ में अनाज की, फल फूल की, है ना, और ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। तो हमारा देश भारत बेजोड़ है इस दुनिया में, यही इसका समरी है। तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स से, बच्चों से एक बार दोहराऊंगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और आप कमेंट्स में लिखो। तो मैं उन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ और करता रहूँगा, है ना। मैं साइंस और एसएसटी के भी
चुने हुए पॉइंट्स के, उसके भी लेक्चर डालना शुरू करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।